नाइजीरिया की आर्थिक राजधानी लागोस अंधेरे में डूबी हुई थी। रात के 8:35 पर हजारों लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। इसी बीच मुर्ताला मोहम्मद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से एक चमकती हुई मशीन ने उड़ान भरी। बेलव्यू एयरलाइंस फ्लाइट 210, एक प्लेन जिसमें सवार थे 117 जिंदगियां। कुछ अपने घर लौट रहे थे, कुछ काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे और कुछ शायद पहली बार अबुजा की ओर उड़ान भर रहे थे। टेक ऑफ स्मूथ था, आसमान साफ लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। सिर्फ 10 मिनट बाद कोई इमरजेंसी नहीं, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, सिर्फ रडार स्क्रीन से अचानक एक चमकता हुआ बिंदु गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल हैरान रह गया। जमीन पर लोग पूछने लगे, वो विमान कहाँ गया? और यहीं से शुरू हुई एक खोज और रहस्य की कहानी जिसने पूरे नाइजीरिया को हिलाकर रख दिया। बेलव्यू एयरलाइंस 1992 में शुरू हुई एक नाइजीरियन प्राइवेट एयरलाइन। कभी इस एयरलाइन को देश के भरोसेमंद कैरियर्स में गिना जाता था। उस दिन जो विमान अबुजा जा रहा था वह एक बोइंग 737-200 था। यह मॉडल 1970 के डिजाइन था, जो बाद में मॉडर्न 737-700 अस नेक्स्ट जनरेशन सीरीज से रिप्लेस हुआ। लेकिन बेलव्यू उस समय तक पुराना फ्लीट ही इस्तेमाल कर रही थी। ये एयरक्राफ्ट पहले से ही 22 साल पुराना था और एविएशन एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं पुराने एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना बेहद चैलेंजिंग होता है। इस बोइंग 737-200 में उस शाम सिर्फ 6 क्रू मेंबर थे, 2 कॉकपिट क्रू, कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर और 4 कैबिन क्रू। कैबिन क्रू की जिम्मेदारी थी 111 यात्रियों की देखभाल करना और सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन पूरा करना। शाम लगभग 8:35 पर लागोस एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से फ्लाइट 210 को डोमेस्टिक क्लियरेंस दिया गया। यह एक स्केड्यूल्ड डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिसका रजिस्टर्ड प्लान था लागोस से अबुजा, डिस्टेंस सिर्फ 450 किलोमीटर के आसपास और ड्यूरेशन लगभग 50 मिनट। टेक ऑफ से पहले पायलट्स ने वेदर डिपार्टमेंट से फाइनल अपडेट लिया। वेदर रिपोर्ट में लिखा था स्केटर्ड थंडरस्टॉर्म्स इन द लागोस रीजन, विजिबिलिटी मॉडरेट, यानी आसमान साफ नहीं था लेकिन उड़ान टेक्निकली पॉसिबल थी। नाइजीरियन मीटियोरोलॉजिकल अथॉरिटी ने ग्रीन सिग्नल दिया और एटीसी ने भी स्टैंडर्ड रूट क्लियरेंस दे दी। पायलट्स को टावर से इंस्ट्रक्शन मिला, फ्लाइट 210 क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ फ्रॉम रनवे 18L, climb to flight level 240, proceed direct LOSVOR, then route to Minna, then Abuja। 22 अक्टूबर की रात को लागोस का मौसम खराब था। चारों तरफ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग की एक्टिविटी हो रही थी। फिर भी फ्लाइट 210 को टेक ऑफ क्लियरेंस दिया गया। प्लेन रनवे पर धीरे धीरे टैक्सी करने लगा। इंजन्स की आवाज गूंज रही थी। कॉकपिट में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान से देख रहे थे। कुछ ही पलों में यह बोइंग 737 रनवे पर दौड़ा और आसमान में उठ गया। शनिवार की शाम अफ्रीका के नाइजीरिया में स्थित लागोस का मुर्तला मोहम्मद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवा में हल्की नमी थी और सूरज ढल चुका था। रात पूरी तरह उतरने से पहले ही एयरपोर्ट की रनवे लाइट्स जल चुकी थी। डिपार्चर हॉल में यात्रियों की हलचल थी, अनाउंसमेंट्स की गूंज थी और डिपार्चर बोर्ड पर चमकती एक फ्लाइट, बेलव्यू एयरलाइंस फ्लाइट 210। ये एक स्केड्यूल्ड डोमेस्टिक फ्लाइट थी जो लागोस से देश की राजधानी अबुजा जा रही थी। लगभग 50 मिनट की यह यात्रा रोजाना सैकड़ों लोगों के लिए रूटीन थी, लेकिन उस शाम किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ ही मिनटों में यह फ्लाइट इतिहास का हिस्सा बनने वाली है। एयरपोर्ट लाउंज में यात्री चेक इन कर चुके थे। सिक्योरिटी क्लियरेंस पूरी हो चुकी थी। क्रू मेंबर, कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर और कैबिन क्रू कॉकपिट ब्रीफिंग्स ले रहे थे। वेदर रिपोर्ट रिव्यूड हो चुकी थी। रात का समय था लेकिन रूट क्लियर दिख रहा था। गेट पर अनाउंसमेंट हुआ, पैसेंजर्स ऑफ बेलव्यू एयरलाइंस फ्लाइट 210 प्लीज प्रोसीड फॉर बोर्डिंग। यात्री धीरे धीरे बोर्डिंग गेट से विमान की ओर बढ़ते हैं। एयरक्राफ्ट अपनी पूरी ताकत के साथ स्टैंड पर खड़ा है। यह विमान लगभग 24 साल पुराना था। बोइंग 737 फैमिली की शुरुआती सीरीज में से एक, जिसे 737 से 200 एडवांस कहा जाता था। सीटिंग कैपेसिटी लगभग 109 यात्रियों की इंजन्स, प्रैट एंड विटनी JT8D टर्बोफैन इंजन्स। मैक्सिमम रेंज लगभग 3400 किलोमीटर, क्रूज स्पीड 790 किलोमीटर प्रति घंटा। बेलव्यू एयरलाइंस ने इस एयरक्राफ्ट को कई सालों से ऑपरेट किया हुआ था। रूटीन डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए यह मॉडल अक्सर इस्तेमाल किया जाता था। फ्लाइट 210 को उस शाम उड़ा रहे थे कैप्टन इमासुएन लैम्बर्ट। वे नाइजीरियन थे और लगभग 13,000 से ज्यादा घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखते थे। उनकी रेपुटेशन काल्म और डिसिप्लिन पायलट की थी। डोमेस्टिक रूट्स पर वे पहले भी कई बार उड़ चुके थे। उनके साथ कॉकपिट में बैठे थे फर्स्ट ऑफिसर अर्नेस्ट एशुन। वे गाना के रहने वाले थे और उनका अनुभव लगभग 7,000 घंटों का फ्लाइंग टाइम था। युवा होने के बावजूद वे टेक्निकल कैलकुलेशंस और नेविगेशन में तेज माने जाते थे। दोनों मिलकर कॉकपिट में एक परफेक्ट बैलेंस बनाते थे। कैप्टन लैम्बर्ट का डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस और फर्स्ट ऑफिसर एशुन की क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। बेलव्यू एयरलाइंस फ्लाइट 210 का रास्ता साफ और निर्धारित था।
लागोस से अबुजा तक। यह नाइजीरिया का सबसे व्यस्त घरेलू मार्गों में से एक था, जहां रोजाना कई विमान उड़ान भरते थे। मुर्ताला मोहम्मद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लागोस, यहीं से विमान ने उड़ान भरी। उड़ान से पहले पायलटों ने तय प्रक्रिया के अनुसार विमान की पूरी जांच की। इंजन, यंत्र, ईंधन की मात्रा, नेविगेशन सिस्टम और मौसम की जानकारी, सब कुछ ध्यान से परखा गया। एन्नामडी अजीकिवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अबुजा, यहीं इस उड़ान को उतरना था। अबुजा पहुंचने के लिए पायलटों को नाइजीरिया के हवाई मार्गों और नेविगेशन बीकन्स का पालन करना था। दूरी लागोस से अबुजा तक की सीधी दूरी लगभग 540 किलोमीटर थी। ये भले ही एक छोटी घरेलू उड़ान थी, लेकिन व्यस्त हवाई यातायात और बदलते मौसम के कारण पायलटों को पूरे सफर में बहुत सतर्क रहना था। फर्स्ट नेविगेशन पॉइंट लागोस VOR। टेक ऑफ के बाद एयरक्राफ्ट ने यहीं से अपने एन रूट ट्रैक को अलाइन किया। इसके बाद एयरक्राफ्ट ने डायरेक्ट कोर्स लिया मिना VOR, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज की ओर, जो लागोस और अबुजा के बीच एक मेजर नेविगेशन बीकन था। मिना से आगे एयरक्राफ्ट को सीधे अबुजा टर्मिनल एरिया में एंट्री करनी थी और वहां से फाइनल अप्रोच लेकर लैंडिंग करनी थी। योजना के अनुसार विमान को लगभग 28,000 फीट की ऊंचाई पर स्थिर उड़ान भरनी थी। यही ऊंचाई सबसे सुरक्षित और ईंधन की बचत करने वाली मानी जाती है। उड़ान से पहले पायलटों ने ईंधन की गणना, मार्ग की जांच और ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ समन्वय सुनिश्चित किया। ग्राउंड इंजीनियर और कॉकपिट क्रू ने मिलकर हर यंत्र और सिस्टम को अंतिम बार जांचा। विमान तकनीकी और संचालन के लिहाज से पूरी तरह तैयार था। लागोस एयरपोर्ट की रनवे से उड़ान भरने के बाद अब आसमान की ऊंचाइयों में चढ़ रहा था। बोइंग 737 के इंजन पूरी ताकत से गरज रहे थे और विमान लागोस की रात में हजारों रोशनी के बीच धीरे धीरे बादलों में खोने लगा। यात्रियों की सीटों पर हल्की सी शांति थी। कुछ लोग खिड़की से बाहर झांक रहे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे और कुछ ने आंखें मूंद ली थी। क्रू ने भी राहत की सांस ली। टेक ऑफ स्मूथ रहा था। कॉकपिट में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने ATC से आखिरी बार संपर्क किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस शांति के पीछे एक खतरनाक सच्चाई छिपी थी। लागोस के आसमान में उस रात मौसम खराब था। काले बादल लगातार गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और हवा की दिशा बार बार बदल रही थी। ये सब संकेत थे कि रास्ता आसान नहीं होगा। जैसे जैसे विमान 10,000 फीट की ऊंचाई की ओर बढ़ा, रेडर स्क्रीन पर हल्के हल्के स्टॉर्म सेल्स नजर आने लगे। कॉकपिट में बैठे पायलट अब सतर्क हो गए थे। वो सोच रहे थे कि राउट को थोड़ा सा बदलकर इस मौसम से बचा जाए। प्लेन में फ्यूल पर्याप्त था। लागोस से अबुजा की 55 मिनट की जर्नी के लिए एक्चुअल जर्नी को पूरा करने वाला फ्यूल पहले कैलकुलेट किया गया। इस जर्नी के लिए लगभग 3,251 किलोग्राम लीटर फ्यूल की जरूरत थी। कॉकपिट में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने यह कंफर्म किया कि टैंक में इतना फ्यूल है कि अगर कोई सडन टर्बुलेंस आए या प्लेन को थोड़ी एक्स्ट्रा मैन्यूवरिंग करनी पड़े, तब भी जर्नी पूरी हो सके। कॉन्टिंजेंसी फ्यूल एविएशन में हमेशा व्हाट इफ का सिनेरियो सोचना पड़ता है। अगर हवा का रुख अचानक बदल जाए, स्टॉर्म के कारण स्पीड एडजस्ट करनी पड़े या अप्रोच में अनएक्सपेक्टेड डिले हो जाए, तो एक्स्ट्रा 384 किलोग्राम से ईंधन रिजर्व रखा गया। कैप्टन ने कॉकपिट में क्रू को समझाया, यह रिजर्व हमें टर्बुलेंस या माइनर डिवर्शन में सर्वाइव करने में मदद करेगा। ऑल्टरनेट फ्यूल, हर फ्लाइट को एक ऑल्टरनेट एयरपोर्ट कंसिडर करना होता है। अगर अबुजा एयरपोर्ट किसी वजह से सडनली बंद हो जाए या लैंडिंग होल्ड दिया जाए, तो पायलट्स को नियरेस्ट ऑल्टरनेट डिवर्ट करना पड़ता। ऑल्टरनेट के लिए लगभग 1,229 किलोग्राम फ्यूल रिजर्व रखा गया। कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर ने मैप और नेविगेशन चार्ट्स खोलकर कैलकुलेट किया कि डिवर्ट करने में कितनी एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगी। हर कैलकुलेशन टेंस थी, क्योंकि गलत प्लानिंग का मतलब था स्काई में रिस्क बढ़ना। फाइनल रिजर्व फ्यूल सबसे आखिर में मैंडेटरी रिजर्व होता है। अगर प्लेन समय पर पहुंच भी जाए, लेकिन एयर ट्रैफिक की वजह से लैंडिंग होल्ड करना पड़े, तो कम से कम 30 मिनट तक आसमान में सर्कलिंग करने के लिए 614 किलोग्राम से 717 किलोग्राम फ्यूल रिजर्व रखा गया। कैप्टन ने इंस्ट्रूमेंट्स को बार बार चेक किया और क्रू ने फाइनल वेरिफिकेशन किया। टोटल फ्यूल इन सबको मिलाकर टेक ऑफ से पहले एयरक्राफ्ट के टैंक में लगभग 6,400 किलोग्राम लीटर ईंधन था। इसका मतलब था कि टेक्निकल रूप से एयरक्राफ्ट किसी ऑल्टरनेट रूट के लिए केपेबल था। लेकिन कॉकपिट में निर्णय इतना आसान नहीं था। पायलट्स जानते थे कि वेदर डिविएशन के लिए ATC से अप्रूवल लेना जरूरी है। कैप्टन ने रेडियो पर कॉल किया, लागोस रेडर फ्लाइट 210 रिक्वेस्टिंग डिविएशन ड्यू टू वेदर। ATC ने रिस्पांस दिया कि राउट डिविएशन पॉसिबल है, लेकिन उन्हें ट्रैफिक और सेक्टर रिस्ट्रिक्शंस ध्यान में रखना होगा। पायलट ने इंटरनली कैलकुलेशन किया। टेक ऑफ से पहले लगभग 5,500 से 6,000 किलो, क्लाइम के बाद भी लगभग 5,000 से 5,200 किलो बचा हुआ था। एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरपूर था।
उन्होंने इंटरनली एसेस किया कि टर्बुलेंस मैनेजेबल है और एयरक्राफ्ट अभी भी पूरी तरह कंट्रोलेबल है। फ्यूल पर्याप्त होने के साथ साथ उनका अनुभव उन्हें विश्वास दे रहा था कि प्लेन आराम से और सुरक्षित तरीके से अपना रास्ता पूरा कर सकता है। इसलिए उन्होंने ऑल्टरनेट राउट लेने की बजाय ओरिजिनल राउट मेंटेन करने का डिसीजन लिया। यह फैसला फ्यूल की कमी की वजह से नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस और एयरक्राफ्ट की कंट्रोलेबिलिटी पर आधारित कैलकुलेटेड जजमेंट था। प्लेन अब भी अपने ओरिजिनल रूट पर स्टेडीली आगे बढ़ रहा था। स्टॉर्म धीरे धीरे और इंटेंसिफाई हो रहा था। जैसे जैसे विमान आगे बढ़ रहा था, रेडर स्क्रीन पर हरे, पीले और लाल रंग के पैचेस उभरते जा रहे थे। लाल रंग का मतलब था सिवियर थंडरस्टॉर्म, यानी अगर एयरक्राफ्ट उस हिस्से में घुस गया तो टर्बुलेंस इतना खतरनाक हो सकता था कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। फर्स्ट ऑफिसर ने रेडर की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, यहाँ नॉर्दर्न साइड से थोड़ा विचलन संभव है, हमें स्टॉर्म बाईपास करने का मौका मिल सकता है। कैप्टन कुछ समय चुप रहे, फिर शांत आवाज में बोले, फ्यूल हमारे पास इतना है कि हम अबूजा कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं। अगर हम इस वक्त डिविएशन लेते हैं तो ऑल्टरनेट के लिए मार्जिन कम हो जाएगा। बेटर रहेगा कि हम इस कॉरिडोर से निकलने की कोशिश करें। यानी उन्होंने उसी रूट पे टिके रहने का फैसला लिया। उस वक्त लागोस एटीसी ने भी वेदर एडवाइजरी दी। बेलव्यू 210, ध्यान दें, मिन्ना वाले मार्ग पर तेज आंधी और बिजली वाला तूफान है, सावधानी से आगे बढ़ें। कॉकपिट में दोनों पायलट एक दूसरे को देखने लगे। कप्तान ने छोटा सा उत्तर दिया, समझ गया। मतलब उन्होंने सूचना स्वीकार कर ली, लेकिन आधिकारिक तौर पर रास्ता बदलने की अनुमति नहीं मांगी। धीरे धीरे विमान उस तूफान की सीमा में प्रवेश करने लगा। अचानक केबिन के भीतर लगी बत्तियां हल्की हल्की टिमटिमाने लगी। सीट बेल्ट का संकेत पहले से ही जल रहा था। बाहर काले बादलों के बीच चमकती बिजली हर थोड़ी देर में पूरी खिड़की को सफेद कर देती। ऐसा लगता मानो किसी ने कैमरे से तेज रोशनी वाली तस्वीर खींची हो। कुछ ही पलों में विमान हिलने लगा। पहले हल्का झटका, फिर अचानक जोरदार झटका। सहायक पायलट ने दोनों हाथों से नियंत्रक मजबूती से पकड़ लिया। कप्तान ने शांत स्वर में कहा, सामान्य स्थिति बनाए रखो, इंजन की ताकत स्थिर रहने दो, झटकों से लड़ने की कोशिश मत करो, विमान को जैसे है वैसे उड़ने दो। लेकिन झटके कम होने की बजाय और बढ़ते ही जा रहे थे। अब विमान उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां मौसम दिखाने वाली स्क्रीन भी साफ तस्वीर नहीं दे पा रही थी। विमान लगभग 28,000 फुट की ऊंचाई पर था, लेकिन तूफान के बादल भी उतनी ही ऊंचाई तक फैले हुए थे। यानी अब विमान और तूफानी बादल एक ही स्तर पर आ चुके थे। पूरे केबिन में अचानक बेचैनी फैल गई। यात्रियों के चेहरे सफेद पड़ने लगे। कॉकपिट में कप्तान और को पायलट की नजरें बस सामने जमी थीं। दिल में एक ही सवाल था, क्या हम इस तूफान को पार कर पाएंगे या हालात और बिगड़ने वाले हैं? एयर होस्टेस ने यात्रियों को शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, कृपया सभी लोग अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें, घबराएं नहीं, विमान सुरक्षित है। लेकिन जब झटके और बढ़ने लगे तो उनका अपना चेहरा भी पीला पड़ने लगा। फिर भी वे खुद को संभाल कर सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश करती रहीं, ताकि यात्री और ज्यादा न डरें। हर कुछ सेकंड बाद खिड़की के बाहर बिजली चमकती और पूरा विमान एक पल के लिए सफेद रोशनी में नहा जाता। झटकों की वजह से कुछ लोग जोर से चिल्ला उठे। पीछे की सीटों से आवाजें आने लगी, हे भगवान, हमें बचा लो। विमान के भीतर डर का माहौल छा गया था, लेकिन सबकी निगाहें अनजाने में कॉकपिट की तरफ टिक गई थीं, क्योंकि सबको भरोसा था वो दोनों पायलट हैं, वही हमें इस तूफान से निकाल लेंगे। कॉकपिट के यंत्र लगातार चेतावनी दे रहे थे, बीप बीप बीप। फर्स्ट ऑफिसर घबराकर बोला, कैप्टन, ऊंचाई तेजी से गिर रही है। कैप्टन ने अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल किया। उसने कड़े स्वर में कहा, थ्रॉटल बढ़ाओ, नाक ऊपर करो, हम इस दबाव से निकल सकते हैं। दोनों पायलट पूरी ताकत से कंट्रोल थामे हुए थे। उनके हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक ही निश्चय था, विमान को बचाना है। विमान अब काले बादलों की परतों को चीरते हुए कभी ऊपर उठ रहा था, कभी अचानक नीचे गिर रहा था। हर गिरावट पर यात्रियों के दिल जैसे बाहर आ जाते। हर उछाल पर सब लोग एक दूसरे को पकड़ लेते। कैप्टन ने अपने मन ही मन कहा, अगर आज मैं हार गया तो यह सबकी आखिरी उड़ान होगी। लगभग 15 मिनट तक लगातार हिचकोले खाने के बाद विमान अचानक थोड़ा स्थिर होने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे ऊपर खींच रहा हो। कॉकपिट में दोनों पायलटों ने राहत की एक सांस ली। फर्स्ट ऑफिसर ने धीरे से कहा, शायद हम तूफान से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन कैप्टन की निगाहें अब भी यंत्रों पर थीं। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, यह तूफान की आंख है, असली मार अभी बाकी है। जैसे ही सबको लगा कि विमान संभल रहा है, अचानक एक और बिजली कड़कती है। विमान इतना जोर से हिला कि एक यात्री अपनी सीट से आधा उठकर चीख पड़ा। केबिन में फिर अफरा तफरी मच गई। एयर होस्टेस ने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी अपनी आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। विमान जब तूफानी बादलों के बीच झूल रहा था, तब अचानक वह तेजी से नीचे आने लगा। ऊंचाई का हर मीटर घट रहा था। 28,000 फीट से 25,000 फीट, फिर 20,000 फीट। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों कंट्रोल में पूरी ताकत लगा रहे थे,
ऊंचाई और कम हुई, 5000 फीट, 4000 फीट, 3000 फीट। हर सेकंड मौत करीब आती जा रही थी। आखिरकार जमीन नजर आई, अंधेरे में डूबा हुआ गांव और पेड़ों का विशाल जंगल। कॉकपिट में कैप्टन की आखिरी बुदबुदाहट सुनाई दी, हे भगवान। और फिर एक जबरदस्त धमाका। विमान हादसे की खबर फैलते ही नाइजीरिया की एविएशन अथॉरिटी और सरकारी जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। क्रैश साइट पर जांच दल पहुंचा। हर जगह बिखरे विमान के टुकड़े, जली हुई सीटें और टूटे यंत्र, सब कुछ गवाही दे रहे थे कि हादसा कितना भयानक था। सबसे पहला काम था विमान का ब्लैक बॉक्स ढूंढना। दिन रात तलाशी के बाद जांचकर्ताओं को मलबे में से 2 अहम उपकरण मिले। एक, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, जिसमें पायलट और कंट्रोल टॉवर की बातचीत रिकॉर्ड थी। 2, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, जिसमें विमान की सारी तकनीकी जानकारी मौजूद थी। जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सुना गया तो उसमें तूफान के बीच पायलटों की बेचैनी और उनके बीच हुई बातचीत दर्ज थी। कैप्टन की आवाज आई, हमारे पास ईंधन है, हम निकल जाएंगे। फर्स्ट ऑफिसर ने धीमी आवाज में कहा, मौसम और बिगड़ रहा है सर। और फिर अचानक चेतावनी की बीप, इंजन की आवाजें और आखिर में कैप्टन की आखिरी पुकार, सब संभाल लो। इसके बाद सिर्फ खामोशी। कई महीनों की जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसमें साफ लिखा गया, विमान पूरी तरह तूफान में फंस गया था। कैप्टन ने दूसरा रास्ता चुनने के बजाय सीधे जाने का फैसला किया। विमान के पास ईंधन मौजूद था, लेकिन तूफान से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग और ऊंचाई बदलने की तैयारी पूरी नहीं की गई थी। अनुभव पर भरोसा करके लिया गया यह निर्णय आखिरकार सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। इस हादसे में विमान पर सवार लगभग सभी लोग अपनी जान गंवा बैठे। पूरे नाइजीरिया में यह हादसा लोगों की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हर कोई पूछ रहा था, क्या यह हादसा टल सकता था? बेलव्यू फ्लाइट 210 की यह कहानी यहीं खत्म होती है।